लेबनान के हालात नर्क से भी बदतर हैं। हम उसे दूसरा गाजा नहीं बनने दे सकते हैं। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरस का ये बयान लेबनान की वर्तमान स्थिति के बारे में काफ़ी कुछ स्पष्ट कर देता है। नमस्कार, मैं संभ्रांत मिश्रा और टीएफआई में आपका स्वागत है। लेबनान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ ऐसा ही बताती हैं। मिसाइलों के हमले, बम धमाके, खंडहर इमारतें और उनसे निकलता धुआं। देखा जाए तो लेबनान और इन गाजा की तस्वीरों में आपको ज़्यादा अंतर अब नहीं नजर आएगा। दरअसल ये सब हुआ है इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री की वजह से। बीती 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था और इस नृशंस हत्याकांड के बाद इजराइल ने हमास पर हमले की शुरुआत कर दी थी। हमास और इजराइल के बीच लड़ाई थी, लेकिन इस्लामी उम्माह के नाम पर हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में कूद पड़ा और इजराइल के सामने एक नया फ्रंट लड़ाई का खुल गया। और अब ऐसा लग रहा है कि गाजा पट्टी को खंडहर बनाने के बाद इजराइल ने भी अपना फोकस शिफ्ट कर लिया है और वो लेबनान की तरफ चला गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इजराइल हमास से पहले हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देना चाहता है और इसीलिए पेजर और वॉकी टॉकी अटैक में हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के बाद इजराइल लेबनान में 400 से ज़्यादा मिसाइलें दाग चुका है और इन हमलों में अब तक 600 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। कई हज़ार लोग घायल हैं और अब तक देखें अगर तो 2 लाख से भी ज़्यादा लोग युद्ध के भय से विस्थापित हो चुके हैं। युद्धग्रस्त और हिंसाग्रस्त इस देश में वैसे तो लेबनानीज पाउंड चलता है, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि हमारा 1 रुपया लेबनान में करीब 1095 रुपयों के आसपास है। 1095 रुपयों के आसपास। और $1 की अगर बात कर लें तो वो तो 90,000 लेबनानी पाउंड के बराबर है। लेबनान में ना खाने को खाना है, ना रोज़गार है और ना ही शांति है। ये देश पूरी तरह से डूब रहा है। लेकिन लेबनान और बेरूत जो उसकी राजधानी है, हमेशा से ऐसा बारूदी शहर नहीं था। बेरूत एक वक्त था जब ये इतना समृद्ध और इतना खूबसूरत शहर था कि इसे पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा जाता था। लेकिन अब लेबनान एक फेल्ड स्टेट है, एक डूबता हुआ देश जिसके उबरने की कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। बात सिर्फ युद्ध की नहीं है, इजराइल के साथ जारी संघर्ष की नहीं है। इस संघर्ष का जो बैकग्राउंड है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, वो दिलचस्प भी है और दुखद भी है, क्योंकि इसकी वजह है यहाँ की राजनीति का मजहबीकरण, या यूँ कहें कि तुष्टीकरण या आरक्षण। राजनीति में सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाए, वो भी धर्म के आधार पर। दरअसल इसी धार्मिक कोटा सिस्टम ने लेबनान को बर्बाद कर दिया। और क्यों किया, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ज़रा लेबनान के इतिहास और भूगोल पर एक नज़र डाल लेते हैं। लेबनान भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर बसा एक छोटा सा देश है, इजराइल का पड़ोसी है। ये दोनों देश एक ही समुद्री रेखा को साझा करते हैं, दोनों मेडिटेरियन सी के साथ वाली कोस्ट लाइन को साझा करते हैं। लेबनान पर सिकंदर ने भी हमला किया और बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। लेबनान में इसके बाद 15वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक, यानी करीब 350 सालों तक, 330 या 32 साल तक ऑटोमन साम्राज्य का शासन रहा। साल 1920 में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम स्वरूप ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है और लेबनान को स्वतंत्रता मिल जाती है। लेकिन ये स्वतंत्रता क्षणिक थी, क्योंकि जल्दी ही लेबनान पर फ्रांस का शासन हो गया। जैसे भारत पर अंग्रेजों का शासन था, वैसे लेबनान और फ्रांस के कुछ हिस्सों पर फ्रांस ने अपना उपनिवेश बना लिया। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक वक्त ऐसा आया 1943 के आसपास, 42 के आसपास, जब जर्मनी फ्रांस पर एकदम घुस गया। फ्रांस पूरी तरह कमज़ोर हो गया। ऐसे में मौके का फ़ायदा उठाया लेबनान के जो राष्ट्रवादी नेता थे और उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक आज़ाद देश घोषित कर लिया। अब लेबनान स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन ये देश धार्मिक आधार पर इतना बढ़ चुका था, बुरी तरह बढ़ चुका था कि इसका एकजुट होना मुश्किल हो गया। इस छोटे से देश में करीब 18 धर्म थे, लेकिन मुस्लिम और ईसाई ये 2 सबसे बड़े धड़े थे। करीब 56% मुस्लिम्स हैं लेबनान में और 35% ईसाई हैं। यानी टेक्निकली देखें धर्म के लिहाज से तो मुसलमान जो हैं वो सबसे बड़ा वर्ग है वहाँ के। लेकिन मुस्लिमों में भी यहाँ 2 वर्ग थे, शिया और सुन्नी, और दोनों की ही जनसंख्या लगभग 28% के करीब है। यानी अगर आप लेबनान की डेमोग्राफी को देखें तो इस्लाम को भी आप इसमें 2 हिस्से में बांट सकते हैं। तो मेनली जो है यहाँ पे 3 हिस्से बनते हैं, ईसाई, शिया और सुन्नी। और इन तीनों फ़िरकों के, इनके नेताओं के बीच बहुत मतभेद रहे हैं, भयंकर मतभेद रहे हैं। ऐसे में 1943 में जब इनको लगा कि एक देश बनाया जाए तो इन्होंने एक समझौता कर लिया ताकि सभी धर्म के लोग एक साथ आ जाएं और लेबनान को एक राष्ट्र के रूप में लेके आगे बढ़ा जाए। समझौते में क्या होता है कि तीनों धार्मिक गुट जो है
सत्ता को समान रूप से बांटने के लिए कन्विंस हो जाते हैं, मान जाते हैं। लेकिन इस समझौते में फ़ायदा होता है ईसाइयों को ज़्यादा, जबकि टेक्निकली अगर आप देखें तो 35% ही थे, लेकिन चूँकि 1/3 के हिसाब से देखें तो वो ज़्यादा थे। तो सुन्नियों को समझौते के हिसाब से जो है प्रधानमंत्री का पद मिलता है लेबनान के, कि प्रधानमंत्री जो होगा वो सिर्फ सुन्नी मुसलमान होगा, वही बनेगा। जबकि जो ईसाई धड़ा था उसको राष्ट्रपति का पद मिलता है लेबनान के, और शिया गुट को असेंबली के स्पीकर का पद मिलता है। यानी लेबनान में चाह कर भी कोई शिया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकता, और ना ही कोई ईसाई स्पीकर या प्रधानमंत्री। इसी तरह सुन्नी वर्ग का कोई भी नेता, भले ही वो देश में कितना ही लोकप्रिय या काबिल क्यों ना हो, वो सिर्फ राष्ट्रपति पद के लिए ही कॉन्टेस्ट कर सकता है, वो स्पीकर या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। यानी कि सबके अपने अपने कोटे बांट दिए गए कि हर धर्म की अपनी वोटिंग होगी, उनका अपना वोटर कोलॉज है, और एक धड़ा है जो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग करेगा, एक धड़ा है जो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करेगा, और एक धड़ा है जिसका स्पीकर फिक्स है। हालांकि टेक्निकली कम आबादी के बावजूद, जैसा मैंने पहले भी बताया, ईसाई जो कि ज़्यादा संपन्न थे उन्हें सत्ता में ज़्यादा हिस्सेदारी मिलती है बनिस्बत मुसलमानों के। लेकिन ये कोटा सिस्टम बनाया तो गया था कि लेबनान के जो धार्मिक धड़े हैं उनको उपेक्षा का शिकार न होना पड़े, सबकी अपनी अपनी जगहें बनी रहें, लेकिन यही बर्बादी की वजह बन गया। हुआ यूं कि वक्त के साथ इन तीनों धड़ों के बीच मतभेद इतने बढ़ते गए कि किसी भी फैसले के लिए इनका एक साथ आना लगभग असंभव हो गया। अगर राष्ट्रपति कोई फैसला लेता है तो इस प्रधानमंत्री और स्पीकर उस पर वीटो कर देते हैं, और प्रधानमंत्री कुछ फैसला लें तो बाकी के जो दोनों धड़े हैं वो उसे रोक देते थे। इससे हुआ क्या कि एक तरह की निर्णयहीनता की स्थिति लेबनान की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें पैदा होने लगी, और स्थिति कुछ ऐसी रही कि लेबनान की सरकार कभी भी बड़े फैसले ले ही नहीं सकी, वो एक राष्ट्र के तौर पर सोच ही नहीं सकी, वो इन्हीं धार्मिक धड़ों में ही बटकर रह गई। तीनों धड़ों के जो वर्ग के नेता थे वो बस अपने अपने वर्ग के समुदाय के हितों को साधने में, उनके तुष्टीकरण में ही जुटे रहे, और लेबनान बुरी तरह पिछड़ता चला गया। वर्ष 1975 में एक लंबे सिविल वॉर की शुरुआत होती है, और सिविल वॉर ने, गृह युद्ध ने स्थितियों को लेबनान की और भी ज़्यादा भयावह बना दिया। ये 15 साल तक सिविल वॉर चलता है। दरअसल हुआ ये था कि इजराइल के साथ युद्ध के बाद से ही बड़ी संख्या में जो फ़िलिस्तीनी थे वो वेस्ट बैंक और गाज़ा के इलाके से भागकर लेबनान में आने लगते हैं। अब जो भाग के ये फ़िलिस्तीनी आ रहे थे ये दरअसल सुन्नी मुसलमान थे। अब इस विस्थापन से लेबनान के जो शिया थे उन्हें भी डर लगा कि कहीं अगर फ़िलिस्तीनी जो कि सुन्नी अरब के लोग हैं वो अगर लेबनान में ऐसे ही बढ़ते रहे तो कहीं शिया हाशिए पर ना चले जाएं। यही डर ईसाइयों को था कि अगर विस्थापन ज़्यादा बढ़ा तो कहीं वो अपना जो प्रभुत्व है लेबनान की सरकार में, लेबनान में, वो गंवा न दें। चूँकि सब कुछ यहाँ पर आबादी के हिसाब से ही तय हो रहा है तो कहीं वो अल्पसंख्यक ना हो जाए। जल्दी ही लेबनान में अलग अलग धर्म जो हैं इनकी मिलिशिया सेनाएं बन जाती हैं। एक तरह की जो आर्मी है वो अपनी अपनी बना लेते हैं, लड़ाके बना लेते हैं, और वो आपस में मारकाट शुरू कर देते हैं। 15 वर्षों तक जारी रहे इस गृह युद्ध में करीब 15,000 लेबनानियों की जान जा चुकी थी, जबकि कई लाख लोग बेघर हो चुके थे। इसके बाद जाके युद्ध रुकता है। हालांकि बाद में एक शांति समझौता होता है और इसके मुताबिक जितनी मिलिशिया आर्मी थी ये सभी सरेंडर कर दी जाती हैं हिजबुल्लाह को छोड़ के, और ये जितने भी लड़ाके थे ये सब के सब लेबनान की सरकार में शामिल हो गए और वो सरकार को चलाने लगे। इसी गृह युद्ध के बाद फिर शिया लड़ाकों का जो संगठन था, मिलिशिया थी, वो हिजबुल्लाह के तौर पर अस्तित्व में आता है। 1979 में इधर ईरान में एक इस्लामिक क्रांति होती है और ईरान क्या करता है, हिजबुल्लाह को एक तरह से अपनी गोद ले लेता है, और तब से ही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ईरान इजराइल के साथ जो अपनी दुश्मनी थी उसके लिए हिजबुल्लाह को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जैसा आज हमास के लिए उसके ऊपर आरोप लगते हैं। 1982 में इजराइल हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए लेबनान के भीतर तक घुस जाता है, लेकिन करीब 20 सालों तक चली लड़ाई के बाद आखिरकार उसे ये जंग बेनतीजा छोड़कर वापस लौटना पड़ता है। इजराइल को भी काफ़ी नुकसान होता है और उसकी सहयोगी सेनाओं को नुकसान होता है और हिजबुल्लाह को भी काफ़ी नुकसान होता है। 2006 में दोनों के बीच एक बार फिर भीषण युद्ध हुआ, जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक कर दिया था, कुछ वैसे ही जैसे हमास ने किया था 7 अक्टूबर को। और अब इजराइल की एक बार फिर से लेबनान के अंदर दाखिल होने की खबरें। अभी तक तो इजराइल मिसाइल और पेजर अटैक ही कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो ग्राउंड असाल्ट भी शुरू कर सकता है। अब ज़रा सोचिए, इजराइल की लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ है, आतंकवादियों के साथ है, जिसे अमेरिका से लेकर इजराइल तक आतंकी मानते हैं हिजबुल्लाह को। लेकिन हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए वो बार बार लेबनान के अंदर घुस जाता है और लेबनान की सेनाएं या सरकार कुछ नहीं कर पाती।
ना तो वो हिजबुल्लाह को मनमानी करने से रोक पाती हैं और ना ही इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर पाती हैं, जबकि इजराइल एक देश की टेरिटरी के अंदर घुसकर जाके अटैक कर रहा है। लेकिन लेबनान की सरकार कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि लड़ाई दरअसल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में है। चूंकि लेबनान की सरकारें इतनी बटी हुई हैं कि वो हिजबुल्लाह को भी रोक नहीं पाती कि आप ऐसा मत करो, इससे वहाँ की जनता को नुकसान हो रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह शिया गुट की तरफ से लेबनान की सरकार में भी शामिल है और उसकी अपनी सेना है। लेबनान के कुछ हिस्सों में वो अपनी समानांतर सरकार चलाता है और वजह यही है लेबनान की राजनीति का कोटा सिस्टम, जिसकी वजह से लेबनान कभी एक देश की तरह बिहेव ही नहीं कर पाया, रह ही नहीं पाया, सिर्फ धर्म के ठेकेदारों के बीच बट कर रह गया है। और इस बंटवारे में सबसे घाटे में है लेबनान की जनता, जिसकी परवाह किसी को नहीं है। वो बेचारी दूसरों की लड़ाई में ही पिसती जा रही है।